सोचिए, एक ऐसा वक्त जब मगध बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक राजा के घमंड की वजह से वो अंदर से खोखला हो रहा था और बस यहीं से इतिहास बदलने वाला था। एक नए विशाल साम्राज्य की कहानी शुरू होने वाली थी। जी हाँ, ये कहानी है उस महान साम्राज्य की जिसने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक एक अखंड भारत की बुनियाद रखी। तो चलिए आज हम मौर्य साम्राज्य के इसी शानदार सफर को समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है नंद वंश के घमंड से। देखिए, उस समय मगध पर नंद राजाओं का राज था। ताकत तो थी उनके पास, पर उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। और इस घमंड का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? राजा धनानंद। शक्ति तो बेहिसाब थी, पर उसका अहंकार वो तो उससे भी कहीं ज्यादा था। हाल ये था कि जनता टैक्स के बोझ तले दबी थी और पढ़े लिखे लोगों का, विद्वानों का भरी सभा में अपमान होता था। जाहिर है हर कोई नाराज था, और यही घमंड और नाइंसाफी उसके अंत की वजह बनने वाली थी। कभी सोचा है कि एक राजा का घमंड कैसे पूरे देश का इतिहास बदल सकता है? ये कहानी बिल्कुल इसी बात का सबूत है। धनानंद के इसी घमंड की वजह से एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्या हुआ था? धनानंद ने अपनी भरी सभा में उस दौर के सबसे बड़े विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य, उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। और ये सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था, ये तो पूरे ज्ञान का, पूरी विद्वत्ता का अपमान था। और बस अपमान की उसी आग से एक ऐसी प्रतिज्ञा निकली जिसने इतिहास रच दिया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई, जब तक इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकता, तब तक ये शिखा नहीं बंधेगी। सोचिए, ये सिर्फ बदला लेने की बात नहीं थी, ये एक क्रांति का ऐलान था। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे ही असाधारण इंसान की जरूरत थी, और उनकी ये तलाश खत्म हुई एक नौजवान लड़के पर, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, यही वो लड़का था जो इस संकल्प को सच करने वाला था। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। एक तरफ चाणक्य का दिमाग, उनकी कूटनीति, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त का साहस। इन दोनों ने मिलकर इतिहास का वो पन्ना लिखा जिसे आज दुनिया मौर्य साम्राज्य के नाम से जानती है। तो हुआ ये कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से सबसे पहले तो नंदवंश का सफाया कर दिया और उनकी राख पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और अपनी पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरह से महफूज कर लिया। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया था। तो साम्राज्य तो बन गया बहुत विशाल, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब कहानी आगे बढ़ती है चंद्रगुप्त के पोते महान सम्राट अशोक तक, और उनके जीवन में भी एक ऐसा ही बड़ा निर्णायक मोड़ आने वाला था। एक सवाल है, इतना बड़ा साम्राज्य बनाने की और उसे संभालने की आखिर कीमत क्या होती है? यही सवाल सम्राट अशोक के सामने कलिंग के युद्ध के मैदान में एक सच्चाई बनकर खड़ा था। 1,00,000 से भी ज्यादा कलिंग के युद्ध में 1,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये कोई जीत नहीं थी, ये एक भयानक नरसंहार था। और उस मैदान में बहे खून ने सम्राट के दिल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस भयानक खून खराबे के बाद सम्राट अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने हमेशा के लिए हथियार छोड़ दिए। सोचिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक जीता हुआ सम्राट खुद ही युद्ध को नकार रहा था। तो फिर रास्ता क्या था? उन्होंने एक नया रास्ता चुना, धम्म का रास्ता। मतलब शांति का, अच्छे आचरण का, और हर जीव के लिए एक नैतिक कानून का रास्ता। अब ये तय हो गया था कि साम्राज्य तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि धम्म के उसूलों पर चलेगा। तो आखिर में ये महान साम्राज्य अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया? देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की विरासत 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ है विजय और दूसरी तरफ है विवेक। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है शस्त्र यानी तलवार, ये चंद्रगुप्त का रास्ता था जिसने ताकत के दम पर साम्राज्य को बनाया। और दूसरी तरफ है धम्म, ये अशोक का रास्ता था जिसने नैतिकता से साम्राज्य को एक नया मतलब दिया। कह सकते हैं कि एक ने साम्राज्य को बनाया तो दूसरे ने उसे महान बनाया। तो आज भी
ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि आखिर कौन सी विरासत ज्यादा ताकतवर है, तलवार की या शांति की? एक साम्राज्य को सिर्फ बनाने की या उसे नैतिक बनाने की? इस सवाल का जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है